खुद की पसंद से खुले भाग वर्सेस माँ की पसंद से फूटा नसीब। शनाया, शनाया, तू एक हाथ से दारू पी रही है और एक हाथ से इतनी तेज ड्राइविंग कर रही है। थोड़े आराम से गाड़ी चला। यार तू डर क्यों रही है? इतने दिनों बाद मैं अपने माँ बाप को उल्लू बनाकर एंजॉय करने के लिए बाहर निकली हूँ। यहाँ हूँ। रात के 3 बजे शनाया अपने दोस्तों के साथ दारू पीते हुए हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रही होती है। तभी फुटपाथ पर सोए एक गरीब बच्चे को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। अरे शनाया, तूने उस बच्चे को टक्कर मार दी यार। चिल ब्रो, तुम लोग कितना डरते हो? ये गरीब फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को आए दिन कोई ना कोई ऐसे ठोकता रहता है। तुम लोग मेरे ड्राइविंग का मजा लो। शनाया देर रात अपने दोस्तों के साथ दारू पीते हुए नाइट आउट करती है। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह राघव अपने बाथरूम में बैठे सिगरेट पी रहा होता है। जल्दी से सिगरेट खत्म करता हूँ, कहीं माँ ने देख लिया तो डांटेगी। इतना कहकर राघव फटाफट सिगरेट पीता है, तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आता है। पास ही राहुल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठा होता है और शारदा घुटनों पर हाथ रखे नाश्ता लेकर आती है। क्या हुआ माँ, तुमने घुटने क्यों पकड़ रखे हैं? अरे अब मेरी उम्र हो गई है, घुटनों में दर्द रहता है। माँ गौरव नहीं दिख रहा है, वो आज नाश्ता करने नहीं आएगा? इतनी सुबह वो उठता कहाँ है? सो रहा होगा अपने कमरे में गंदगी फैलाकर। तुम लोग नाश्ता करो, मुँह से लेकर आती हूँ। इतना कहकर शारदा गौरव के कमरे की तरफ बढ़ती है। वहीं गौरव अपने कमरे में स्टडी टेबल पर किताबों से घिरा बैठा होता है। अब आंखें नहीं खुल रही हैं, लगता है थोड़ी देर सोना ही पड़ेगा, वरना कॉलेज में लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर सो ही जाता हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ लूंगा। इतना कहकर गौरव अपने अस्त व्यस्त बेड पर सो जाता है। उसी वक्त शारदा बाहर से गौरव को देखती है। 5 साल पहले जब इसके पिता का देहांत हुआ था, तब मेरे बड़े बेटे राघव ने 21 साल की उम्र में पूरा घर संभाल लिया और आज ये 24 साल का हो गया है। ये करूँ वो करूँ के नाम पर सिर्फ सोता है और दिन भर गायब रहता है। शारदा डाइनिंग टेबल पर वापस आ जाती है और राघव राहुल के साथ नाश्ता करती है। फिर राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है और राहुल स्कूल के लिए। थोड़ी देर के बाद गौरव बिखरे बाल लिए हुए हॉल में आता है। माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए आ जाऊंगा। अरे थोड़ा सुबह उठ जाया कर, पूरी रात तू करता क्या है जो सुबह इतनी देर से उठता है? माँ वो रात में मैं बस मुझे पता है, वही तेरा पुराना ड्रामा। मैं ये करूँगा वो करूँगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, बस पैसे बर्बाद कर रहा है। 1 रुपया तो तू घर खर्च के लिए देता नहीं है, ऊपर से कहता है सारे पैसे पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं और 2 साल से बस तेरी तैयारी ही चल रही है। गौरव चुपचाप मुंह लटकाकर घर से निकल जाता है। थोड़ी देर में कॉलेज पहुंचता है। ब्रेक टाइम में गौरव श्रुति के साथ लाइब्रेरी में बैठा होता है। गौरव, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? बिखरे बाल, आंखों के नीचे काले दाग। थोड़ा अपना ख्याल रखा करो। मैं खुद पर ध्यान रखूं या पढ़ाई पर ध्यान दूं? वैसे ही मैं नीट क्लियर नहीं कर पा रहा हूं यार। माँ भी मुझे रोज डांटती है, पर माँ भी तो गलत नहीं है। मैं 2 बार नीट में फेल हो चुका हूँ। माँ का गुस्सा करना तो जायज है ना। डोंट वरी, ठीक होगा। श्रुति तुम तो कॉर्पोरेट में जॉब लेकर सेटल हो गई हो, पर मुझे अभी नीट क्लियर करना है यार, सेटल होना है, फिर तुमसे शादी भी करनी है। गौरव डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम पढ़ाई करो, तुम जरूर नीट क्लियर कर लोगे। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने ऑफिस के नीचे चाय की टपरी पर मिताली के साथ सिगरेट पी रहा होता है। कल रात तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा था? कहाँ गई थी तुम? तुम इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं मैं कहाँ गई थी और मेरा फोन क्यों बिजी आ रहा था? और तुम मुझे फोन कर क्यों रहे थे? उतनी रात गए। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ यार, मैं फोन नहीं करूंगा तो कौन करेगा फोन? कोई और बॉयफ्रेंड बना रखा है क्या? तुम बहुत टॉक्सिक हो रहे हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। ब्रेकअप। राघव और मिताली एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। वहीं गौरव एक छत पर जूनियर बच्चों के ग्रुप को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। बच्चों जितना मैंने पढ़ाया है अच्छे से पढ़ना। ऑल दी बेस्ट तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे भी एग्जाम्स हैं, सो मुझे भी पढ़ना है। ओके बाय। सर ये आपकी फीस 300 रुपए एंड ऑल द बेस्ट सर, आपको भी एग्जाम के लिए। गौरव ट्यूशन फीस लेकर किताबों की दुकान पर आता है और स्टेशनरी खरीद कर घर पहुंचता है, जहां राघव शारदा को अपनी सैलरी दे रहा होता है। बेटा तू हर महीने अपनी सारी सैलरी मेरे हाथ में रख देता है, ये पैसे रख तेरे खुद के खर्चे के लिए। आ गया तू? कहाँ था अब तक? कॉलेज तो तेरा 3 बजे ही खत्म हो जाता है।
वो माँ मैं कुछ देर लाइब्रेरी में था, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चला गया। तो फीस मिली होगी ना, ला दे, घर में बहुत खर्चे हैं। माँ फीस तो मुझे मिली थी, पर मैंने कॉपी और कुछ स्टेशनरी का सामान खरीद लिया। हर महीने हफ्ते तू कॉपी और स्टेशनरी खरीदता रहता है, वैसे मुझे तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन एक दोपहर शारदा के तीनों बेटे मयूरी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। और राघव बेटा, काम कैसा चल रहा है? और गौरव, तुम अपने बड़े भाई से कुछ सीखो और कुछ करो। बुआ मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। मयूरी बच्चों से बात कर ही रही होती है, वहीं दूसरी तरफ शारदा तेज धूप में छत से कपड़े लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। इसी बीच शारदा का सर घूमने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। शारदा सीढ़ी पर बैठ जाती है और अपने बच्चों को आवाज लगाती है। तीनों बेटे और मयूरी तुरंत सीढ़ी पर पहुंचते हैं। अरे क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, वो आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इसीलिए मैं बैठ गई और अपने आप ही मेरे मुंह से तेरा नाम निकल गया। भाभी, इतनी उम्र हो गई है आपकी, अब घर का काम मत किया करो। ननन जी, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम्हारा बड़ा बेटा सेटल हो गया है, जॉब करता है, पूरा घर संभालता है, उसकी शादी कराओ। हाँ ननन जी, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक रात पूरा परिवार छत पर बैठा होता है। तभी शारदा को पंडित जी का कॉल आता है। शारदा जी, आपने राघव बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहा था ना? एक बहुत अच्छी सुसंस्कारी लड़की मिली है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लड़की है। पंडित जी, तब तो मैं उसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी, आप बस हमारे मिलने की तैयारी करवाइए। शारदा जी, मैंने सारी बात कर ली है, आप कल ही लड़की देख लीजिए, मैं एड्रेस आपको भेज देता हूँ। राघव बेटा, कल हम लड़की देखने जाएंगे और अगर लड़की अच्छी रही तो वही तेरा रिश्ता तय कर दूंगी। अच्छा माँ, ठीक है। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे गौरव भी चला आता है। ये तू मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में क्यों चला आया? भैया, आप तो किसी लड़की से प्यार करते थे ना, माँ की पसंद से शादी करने के लिए हाँ क्यों कह दिया फिर आपने? देख यार, मैं तो उससे प्यार करता था, पर वो टाइम पास करती थी, तो मैंने भी टाइम पास कहकर उससे ब्रेकअप कर लिया। अब माँ की पसंद की लड़की से शादी करूंगा। भैया, लेकिन ये तो आपने प्यार का मजाक उड़ाया है, माँ की पसंद से शादी करने के लिए हाँ कहकर। तू अपने बड़े भाई को मत सिखा। अगर माँ ने पसंद किया है तो शादी मैं वहीं करूंगा और जरूर करूंगा। अगले दिन शारदा अपने तीनों बेटों के साथ शनाया के बड़े से घर में सोफे पर बैठी होती है। सामने शनाया सूट सलवार में छोटी सी बिंदी लगाए बैठी होती है। आपकी सुशील संस्कारी बेटी शनाया मुझे बहुत पसंद आई। मेरे बड़े बेटे की शादी आपकी बेटी शनाया से ही होगी। शारदा राघव की शादी शनाया से तय करके घर चली जाती है। मीनाक्षी, तुमने एक बार लड़के को देखा, पंडित जी ने कहा, और तुमने शादी तय कर दी? जी, हमारी बेटी अब हमारे हाथ में नहीं है। उस दिन उसने रात में चुपके से गाड़ी निकाला और हाईवे पर एक गरीब को ठोक दिया। वो तो हम पैसे वाले हैं, मुआवजा देकर बच गए। अब जहाँ रिश्ता हो रहा है वहाँ होने दीजिए। ऐसे ही शादी की तारीख निकलती है। राघव की शादी शनाया से होती है। शनाया दुल्हन बनकर शारदा के घर आ जाती है और आज शनाया डाइनिंग टेबल पर पहली रसोई परोसती है। बहू, मैंने तो तुझे नहीं कहा था पहली रसोई बनाने के लिए, तो सुबह ही उठकर रसोई बनाने क्यों चली आई? माँ जी, मैं सुबह सोकर उठी तो सभी शादी की थकान की वजह से सो रहे थे, तो मैंने सोचा सबके लिए नाश्ता बना दूं। वैसे भाभी, बिल्कुल आपके खाने में होटल जैसा टेस्ट है। आपने कुकिंग क्लास की है क्या? नहीं देवर जी, मैंने कोई कुकिंग क्लास नहीं की है। ये तो बस बनाते बनाते कभी कभी अच्छा बन जाता है। इस तरह शनाया अपनी पहली रसोई पूरी करती है और सभी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। वहीं शनाया किचन में चली आती है जहां होटल से आए टिफिन रखे होते हैं। शनाया किचन की खिड़की से डिलीवरी बॉय से खाने का पार्सल लेती है और खाना प्लेट में सजाने लगती है। अच्छा हुआ मुझे पहली रसोई के बारे में पता था, वरना ये लोग न जाने मुझसे क्या क्या फरमाइश करते। इसीलिए मैंने इनकी फरमाइश से पहले ही होटल से खाना मंगा लिया। ऐसे ही एक दोपहर तेज धूप में शनाया सब्जियों का थैला लिए शारदा और पड़ोसनों के साथ खड़ी होती है। ये बुढ़िया खुद तो इन बुढ़ियों से बात करी है और मुझे इतना भारी थैला पकड़ा दिया है। शारदा बहन, तुम्हारा दूसरा बेटा कहाँ गायब है? मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहता है। न समय पर खाना खाता है, न नहाता है, न सोता है, पता नहीं। छोड़ो, जाने दो। शारदा बहन, तुमने अपने पसंद की बहू लाकर अपने बड़े बेटे का नसीब खोल दिया। वैसे ही छोटे की भी शादी कर दो। हाँ, ये सही है। देवरानी आएगी, फिर मैं आराम से मजे मारूंगी।
सही बात है, उसकी शादी करवा दूंगी। जिम्मेदारी आएगी तो खुद ब खुद कमाने लगेगा और सुधर जाएगा। शारदा घर चली आती है। ऐसे ही रात के 11 बजते हैं। गौरव बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटता है। आज फिर तू इतनी देर रात घर लौट रहा है? माँ, वो बच्चों को पढ़ाने में देर हो जाती है। मैंने तेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द तेरी शादी करवाऊंगी। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है और वैसे भी मैंने खुद एक लड़की पसंद की है। जब शादी करनी होगी तो उसी से करूँगा। तेरी शादी तेरी पसंद की लड़की से नहीं होगी। वैसे ही तू उल्टा पुल्टा काम करता रहता है। वो तेरे नसीब फोड़ कर रख देगी। अब मैं समझी कि तू इतनी देर रात तक कौन सी पढ़ाई करता है। और क्यों नहीं, तेरे एग्जाम निकल रहे हैं। अब तो फाइनल हो गया कि मैं अपने पसंद की लड़की से ही तेरी शादी करवाऊंगी। जिस चुड़ैल ने तुझे फंसाया है उससे तेरी शादी नहीं होगी। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन शारदा फोन पर पंडित जी से गौरव के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती है। वहीं गौरव एक पार्क में श्रुति के साथ बैठा होता है। यार, मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बता दिया। माँ हमारी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है और मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती है। तो तुमने क्या सोचा है? अब तुम क्या करोगे? इसमें सोचना क्या है श्रुति? जब माँ मेरी शादी करवाएगी ही तो फिर मैं तुमसे ही शादी क्यों ना कर लूं? ठीक है, चलो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वैसे भी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और 25,000 की जॉब भी लग गई है। मेरे आगे पीछे कोई है भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ शादी करके सेटल हो जाती हूँ। गौरव और श्रुति मैरिज रजिस्ट्रार के पास चले जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करके एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी कर लेते हैं। गौरव श्रुति को लेकर अपने घर आता है। नालायक, यही है ना तेरी पसंद की लड़की? हाँ माँ, यही है मेरी पसंद और तुम्हारी दूसरी बहू श्रुति। इससे मेरी बहू मत कहना। मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे भी अब तो भैया ने शादी कर ली है ना। अपनी पसंद से करे या इस बुढ़िया की पसंद से करे, घर का काम करने के लिए एक नौकरानी तो आ ही गई। माँ जी, देवर जी उनसे प्यार करते हैं, शादी की है तो आप उन्हें घर में आने दीजिए ना। और कर भी क्या सकती है, माँ की मजबूरी का फायदा उठाओ। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं गौरव श्रुति को लेकर अपने कमरे में आता है। चारों तरफ किताबें, कॉपियां और सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा होता है। हे भगवान, गौरव तुमने कमरे की क्या हालत बना रखी है। माँ जबरदस्ती मेरी शादी करवा रही थी यार, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली है। फिलहाल मैं अभी ऐसे ही रहता हूँ, तुम्हें इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा श्रुति। अभी मैं कपड़े बदलकर बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, तुम आराम करो। गौरव कपड़े बदलता है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने निकल जाता है। वहीं श्रुति गौरव की किताबें एक जगह रखती है और वहाँ पड़े कपड़ों को सजाने लगती है। ऐसे ही रात होती है। गौरव अपने कमरे में आता है। पूरा कमरा साफ सुथरा और चीजें अपनी जगह पर होती हैं। श्रुति, ये सब तुमने किया? अरे यार, पर तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? इसमें मेहनत क्या? तुम्हारे पास टाइम नहीं था पर मेरे पास था तो मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अगली सुबह श्रुति किचन में आती है और सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे, सब्जी और मीठे में खीर बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। भाई वाह, कितना टेस्टी खाना है। शनाया ने भी अपनी पहली रसोई में इतना टेस्टी खाना नहीं बनाया था। हाँ, बड़ी भाभी का खाना होटल जैसा तो था, बट छोटी भाभी के खाने में घर जैसा स्वाद है। जैसे मम्मी बनाती हैं वैसे ही टेस्टी खाना है ये। जिसे जैसा अच्छा लग रहा है वो खाए। मैं नहीं खाने वाली इसके हाथ का खाना। मैं तो अपनी पसंद की बहू का बनाया खाना ही खाऊंगी। अब यही खाना बनाएगी, वैसे भी मैं नहीं बनाने वाली। शनाया बहू, जा मेरे लिए नाश्ता तू बना कर लेकर आना। माँ जी, आपका फेवरेट नाश्ता क्या है? बहू, मुझे सुबह सुबह नाश्ते में चीले बहुत पसंद है। माँ जी, चीले तो मुझे बनाने नहीं आते। आप मुझे चीले बनाना सिखा दीजिए ना, फिर मैं आपके लिए नाश्ते में चीले बनाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपनी पसंद की बहू को मैं अपने हाथों से चीला बनाना सिखाऊंगी। इतना कहकर शारदा शनाया के साथ किचन में आती है और चिल्ले बनाने लगती है। शनाया शारदा के बनाए चिल्ले ही शारदा को परोस देती है और शारदा कुछ समझ ही नहीं पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात 12 बजे शनाया एक प्लास्टिक लेकर चुपके से घर से निकल रही होती है कि तभी शारदा आ जाती है। बहू, तो इतनी रात गई कहाँ जा रही है और इस प्लास्टिक में क्या है? वो माँ जी, वो पास के मंदिर में जागरण चल रहा है ना, तो सोचा वहीं चली जाऊं। और इसमें तो पूजा का सामान है, मुझे अभी पता चला। और आप सो रही थी इसलिए आपको जगाया नहीं। बहू, तू पूरा दिन घर का काम करती है, तू आराम से सो जा। किसी जागरण में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा क्लब जाने का पूरा प्लान खराब कर दिया बुढ़िया ने।
शनाया अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगली सुबह श्रुति जल्दी उठकर गौरव को उठाती है और पढ़ने बिठाती है और खुद नहाकर हॉल में साफ सफाई करने लगती है। अभी घर में कोई नहीं उठा है, फटाफट साफ सफाई करके सबके लिए खाना बना देती हूँ, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। श्रुति पूरा हॉल साफ करती है, पूजा करती है, किचन में आकर पसीने से तरबतर सबके लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है और अपने कमरे में आती है। श्रुति, तुम इतने पसीने से क्यों भरी हो? अरे कुछ नहीं, वो मैं किचन में थी ना, इसीलिए। अब तुम नहा लो और फिर मेरे साथ ही निकल जाना। मैं जॉब पर चली जाऊंगी और तुम कॉलेज चले जाना। तो नहाने की क्या जरूरत है, मैं 15 मिनट में रिवीजन कर लूंगा ना। नहीं, तुम उठो और नहाओ, चलो जल्दी। श्रुति गौरव को नहाने के लिए भेज देती है। गौरव नहा कर आता है, तैयार होता है। श्रुति अपने हाथों से उसके बाल झाड़ती है और दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आ जाते हैं। वहीं कमरे के बाहर से शनाया सब देख रही होती है। क्या समझदार देवरानी मिली है, मेरे बिना कुछ कहे खुद ही खाना बना दिया। अब देखो एक तीर से मैं कैसे दो निशाने लगाती हूँ। खाना खाकर गौरव और श्रुति निकल जाते हैं। वहीं शनाया शारदा की प्लेट लगाती है, उसमें जमाल गोटा मिला देती है। फिर शारदा, राघव और राहुल खाने पर बैठते हैं। खाना खाकर राहुल स्कूल के लिए और राघव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद शारदा को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? कितनी बार मुझे बाथरूम जाना पड़ रहा है। ओहो, लगता है ये सब छोटी बहू का करा धरा है। वहीं शनाया अपने दोस्त नीलम और गोविंद के पास चली आती है और शराब पीते हुए बातें कर रही होती है। शनाया, मुझे तो नहीं लगा था कि शादी के बाद तू क्लब आएगी। तू क्लब कैसे आई? मैंने अपनी सास को जमाल गोटा दे दिया। वो बाथरूम से निकलेगी तब ना मुझे देखेगी। और छोटा देवर स्कूल, बड़ा देवर कॉलेज और मेरा पति अपने काम पर है और मैं यहाँ तुम लोगों के साथ मस्ती कर रही हूँ। अरे तू भी ना अपने पति को भी क्लब लेकर आ, उसे भी क्लब अच्छा लगने लगेगा। फिर तुझे इतना तिकड़म नहीं लगाना पड़ेगा। गुड आइडिया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर शारदा बैल्कनी में आम सुखा रही होती है और शनाया शारदा के कमरे में आकर पंखे की वायरिंग खोल देती है। अब देखती हूँ मेरी सास दोपहर में कैसे सोती है। सारी दोपहर जागेगी तो रात में जल्दी सो जाएगी और मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। शनाया शारदा के कमरे से निकल जाती है। शारदा कमरे में आती है और पंखे का स्विच दबाती है। अरे ये पंखा चालू क्यों नहीं हो रहा है? हे भगवान, अब इतनी गर्मी में मैं सोऊंगी कैसे? बिना पंखे के तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। अब तो जब राहुल या राघव आएंगे तभी ये पंखा ठीक होगा, मुझसे तो होगा नहीं। शाम होती है। राहुल स्कूल से वापस आता है और पंखे की तार जोड़ देता है। शारदा जल्दी से सो जाती है। तभी शनाया और राघव अपने कमरे में होते हैं। ए जी सुनिए ना, हमारी शादी को इतना समय हो गया, हम कहीं बाहर नहीं गए। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, पार्टी दी है, उसके पार्टी में चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। वैसे भी आज माँ जल्दी सो गई हैं तो हम वहीं खा लेंगे। शनाया राघव को लेकर एक क्लब में आती है और अपने दोस्तों से मिलवाती है। तभी शनाया वेटर को आंख मारती है और वेटर बियर लेकर आता है। सर, ये आपके लिए। हैं? हमने बियर नहीं मंगवाई है, ये किसी और का होगा भाई। नो सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आप कपल हैं इसलिए। मैं सिगरेट अपनी माँ से छिपकर पीता हूँ और तुम मुझे दारू पिला रहे हो मेरे भाई। हे ब्रो, आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए एक गुड पी ले यार। और वैसे भी हम कौन सा पीते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए पी लेंगे। राघव जी, आज हम पार्टी में आए हैं तो अगर आप चाहो तो थोड़ी बियर पी सकते हैं और आपके साथ मैं भी थोड़ी बियर ट्राई कर लूंगी। तुम्हें बियर ट्राई करनी है? वैसे मैंने कभी नहीं पी और आज माँ सो गई है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, ट्राई करते हैं। राघव और शनाया साथ में बियर पीते हैं। धीरे धीरे शनाया राघव को पूरी बोतल पिला देती है। राघव नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए शनाया के साथ अपने घर पहुंचता है और कमरे में जाते ही सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। राघव की सैलरी आती है। ए शनाया, मेरी सैलरी आ गई है, ये पैसे माँ को दे देना घर खर्च के लिए। इतने सारे पैसे? ये पैसे तो मैं रखूंगी। आप अपनी सैलरी से कुछ एंजॉय नहीं करते हैं क्या? मेरे पापा तो जब भी कुछ कमाते थे तो अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ करते थे। हाँ, मेरे दोस्तों की भी सैलरी आती है तो वो क्लब वगैरह में जाते हैं, पार्टी करते हैं, पर मैं ये सब नहीं करता। कोई बात नहीं, आप घर में थोड़ी सी पार्टी कर सकते हैं। हमें कमरे में कौन देखने आ रहा है? पर मेरे कमरे में कैसे? अगर हम कुछ भी लेकर आते हैं तो माँ को पता चल जाएगा यार। माँ को नहीं तो किसी और को तो पता चल ही जाएगा। नहीं पता चलेगा। अगर आपको पार्टी करना है तो आप घर के पीछे वाले रास्ते मंगवा सकते हैं, किसी को शक नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ठीक है,
मैंने क्लब में जो बियर पी थी वही बियर हम मंगवा लेते हैं। इतना कहकर राघव ऑनलाइन बियर मंगवाता है और घर के पीछे वाले रास्ते से बियर लेकर अपने कमरे में शनाया के साथ पीने लगता है। चुपके से शनाया राघव के बियर में नशे की गोली मिला देती है। ये हार्ड नशे की गोली है, इससे राघव की विल पावर कमजोर हो जाएगी और उसे हमेशा दारू सिगरेट पीने का ही मन करेगा और मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। राघव बियर पीते ही पूरी तरह नशे में भर जाता है। मौके का फायदा उठाकर शनाया राघव का एटीएम और क्रेडिट कार्ड ले लेती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब राघव आए दिन छुपकर बियर और सिगरेट पीने लगता है। वहीं एक दोपहर शनाया अपने बाथरूम में छिपकर सिगरेट पी रही होती है। तभी कमरे में कॉफी लेकर राहुल आता है। कितने दिन हो गए मैं खुलकर सुट्टा नहीं पी पाई हूँ। इस तरह बाथरूम में छुपकर मुझे सुट्टा पीना पड़ता है। जल्दी पी लेती हूँ वरना बुढ़िया आ जाएगी। हैं? ये भाभी के बाथरूम से धुआं कहाँ से आ रहा है? और ये बदबू तो सिगरेट की है। इस वक्त तो भाभी बाथरूम में होंगी, इसका मतलब। राहुल समझ ही रहा होता है तब तक शनाया बाथरूम से बाहर निकलती है। भाभी आप सिगरेट पी रही थी ना? मैं जा रहा हूँ माँ को बताने। माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अरे देवर जी, आप भी क्या बचपना दिखा रहे हैं? थोड़े बड़े होइए, 12th क्लास में चले आए हैं आप। क्या मतलब आपका? देवर जी, सिगरेट पीना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो फैशन होता है। और वैसे भी आपके भैया भी तो पीते ही हैं, आप भी ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है। इतना कहकर शनाया एक सिगरेट जलाती है और राहुल को पकड़ा देती है। राहुल भी फैशन में सिगरेट पीने लगता है। भाभी बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया नाच रही है। लगता है इसने पहली बार सिगरेट पी है, एक सिगरेट में इसकी दुनिया नाचने लगी। अब राहुल आए दिन छुपकर अपने स्कूल के बाहर सिगरेट पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति सुबह उठकर घर का सारा काम करती है, ऑफिस जाती है और गौरव का पूरा ध्यान रखती है। ऐसे ही एक रात गौरव अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और श्रुति गौरव को खाना खिला रही होती है। ए श्रुति, तुम सो जाओ यार, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे जाग रही हो? और खाना रख दो, मैं खा लूंगा। मुझे सब पता है तुम खाना खाओगे या नहीं खाओगे, मैं खिला रही हूँ ना। चुपचाप खाना खाओ और फिर सो जाना है। सुबह 7 बजे उठकर सबसे पहले नहाना है, समझे ना? हाँ बाबा, मैं समझ गया हूँ। तुमने मेरा पूरा टाइम टेबल बना दिया है। अब मैं अपने सारे काम कर लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ और खुद का ख्याल भी रख लेता हूँ। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। एक दोपहर राहुल अपने दोस्तों के साथ स्कूल यूनिफॉर्म में एक टपरी पर सिगरेट पी रहा होता है। दूर खड़े उसके टीचर सब कुछ देखकर प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देते हैं। शारदा और राहुल को प्रिंसिपल अपने कैबिन में बुलाते हैं। भाई शारदा जी, आपके बेटे को हमारे टीचर ने स्कूल यूनिफॉर्म में सिगरेट पीते हुए देखा है। शारदा गुस्से में राहुल को जोरदार थप्पड़ मार देती है। देखिए शारदा जी, इस उम्र में इसे मारकर समझाया नहीं जा सकता। इसे कहिए कि अपनी संगत सुधारे और 12th क्लास में आ चुका है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। राहुल, मेरे सर की कसम खा कि आज के बाद से तू कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा और अपने उन आवारा दोस्तों का साथ छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देगा। माँ, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद से कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन राघव ऑफिस से 4 बजे ही निकल जाता है। एक क्लब में आकर दारू पीता है और बार डांसर के साथ डांस करता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में उसका बॉस आता है। ये राघव कहाँ गया? मैंने उसे काम दिया था। सर, राघव जी तो आए दिन ऑफिस से 4-5 बजे निकल जाते हैं और इस महीने से वो ऑफिस में लेट ही आ रहे हैं। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। ऐसा करो, राघव को जॉब से निकाल दो। हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो काम में ढीलापन दिखाते हो। राघव नशे की हालत में घर पहुंचता है, चुपचाप सो जाता है। वहीं शनाया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाती है। अगली सुबह राघव 11 बजे ऑफिस पहुंचता है। राघव जी, अब आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं, सर ने आपको ऑफिस से निकाल दिया है। आपकी जितनी सैलरी होती है वो आपके अकाउंट में डाल दी गई है। अब आप यहाँ से चले जाइए। राघव जॉब से निकाले जाने से परेशान हो जाता है और एक बार में जाकर दारू पीने लगता है। इसी तरह राघव अपने पैसे बर्बाद करता जाता है। वहीं गौरव एग्जाम सेंटर में एग्जाम देकर बाहर निकलता है और श्रुति को कॉल करता है। हे श्रुति, अपने एग्जाम के बाद इतना कॉन्फिडेंस मैंने आज तक कभी फील नहीं किया यार, जितना आज फील कर रहा हूँ। हर एग्जाम में चीजें भूल जाता था, पर इस एग्जाम में मुझे याद की हुई हर एक चीज याद रही। ये सब तुम्हारी मेहनत का असर है श्रुति, और मुझे लगता है कि इस बार मेरा नीट क्लियर हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। अब तुम घर पहुँचो और अपनी नींद पूरी करो। मैं ऑफिस से आकर शाम को तुम्हें मिलती हूँ। गौरव श्रुति की बात मानता है और घर जाकर अपनी नींद पूरी करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शांति देवी अचानक घर आती हैं। नानी, तुम यहाँ? मेरे बच्चे, मैं तेरे बच्चों की शादी में तो नहीं आ पाई थी, इसलिए तुझसे और तेरी बहुओं से मिलने आई हूँ।
कहाँ है तेरी बहू? नानी, मेरी बड़ी बहू मेरी पसंद की है और मेरा बेटा जिसे खुद की पसंद से लाया है वो तो घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती है। सारा काम तो मेरी पसंद की बहू करती है। तभी किचन से श्रुति पसीने से लथपथ निकली। ये काम वाली है क्या इतना पसीना? माफ कीजिए नानी, मैं खाना बना रही थी, आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर श्रुति शांति के पांव छूती है। वहीं शनाया चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। बाकी सभी लोग सोफे पर बैठते हैं। बताइए नानी, आज आप खाने में क्या खाएंगी? मुझे तो कढ़ी चावल खाने हैं, वही मुझे पसंद है। नानी सासू माँ, मैं आपके लिए कढ़ी चावल बनाती हूँ। हमें नहीं खाने तेरे हाथ के कढ़ी चावल, मेरी बहू बनाएगी। देवरानी जी नहीं तो खुद सास बनाए कढ़ी चावल, क्योंकि मैं तो नहीं परेशान होने वाली गर्मी में। मैं सोच रही थी माँ जी कि नानी इतनी दूर से आई हैं, तो आज नानी को माँ जी आप अपने हाथों की कढ़ी चावल खिलाइए। वैसे भी आपसे अच्छे कढ़ी चावल कोई नहीं बना सकता है। सही कह रही है बहू तू, आज मैं अपनी नानी को अपने हाथों से कढ़ी चावल खिलाऊंगी। इतना कहकर शारदा किचन में कढ़ी चावल बनाने चली जाती है। शारदा की पसंद की बहू बहुत तेज है, कितनी चालाकी से अपनी सास को कढ़ी चावल बनाने किचन में भेज दिया और खुद आराम करने बैठी है। रात होती है। पूरा परिवार साथ बैठकर कढ़ी चावल खाता है और देर रात राघव चुपके से घर से निकल जाता है। वहीं शनाया अपने कमरे में हुक्का पी रही होती है। शांति देवी दरवाजे से सब देख लेती हैं। शारदा बहुत बड़ी गलतफहमी में है, मैं कल ही उसे सच्चाई बताऊंगी। शांति देवी वापस जाने लगती हैं। तभी पायल की आवाज सुनकर शनाया दरवाजे से झांकती है। अच्छा, ये बुढ़िया मेरी जासूसी करके सोने जा रही है। सोच रही होगी कल सबको सच्चाई बताऊंगी, उससे पहले मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। माँ जी ने बोला था नानी को मूंगफली से एलर्जी है। शांति देवी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। शनाया शांति देवी के कमरे में मूंगफली लेकर आती है और शांति देवी के तकिए के नीचे रखकर कमरे से निकल जाती है। कुछ देर में शांति देवी का चेहरा लाल होकर फूल जाता है और सांस फूलने लगती है। शांति देवी छटपटाते हुए पास रखा ग्लास गिरा देती हैं, जिसकी आवाज से शारदा शांति के कमरे में आती है। हे भगवान, ये नानी को क्या हो गया? राघव, राहुल, बहू जल्दी यहाँ हो, देखो नानी को क्या हो गया। शारदा की आवाज सुनकर सभी कमरे में इकट्ठा होते हैं। राघव कहाँ है? माँ, भैया को ढूंढने का समय नहीं है, पहले नानी को अस्पताल लेकर चलते हैं। गौरव और श्रुति तुरंत शांति देवी को अस्पताल लेकर जाते हैं। इन्हें 4 इंजेक्शंस देने होंगे, जिसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। आपको अभी पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर, मेरी नानी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अभी घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। शारदा वापस घर आती है और अपनी अलमारी खोलती है। अलमारी पूरी खाली होती है और शनाया घर से गायब होती है। राघव गायब है, शनाया बहू गायब है और मेरे पैसे और गहने भी गायब है। ये सब क्या चल रहा है? माँ, हम लोग के निकलने तक तो भाभी घर में ही थी, अचानक कहाँ जा सकती हैं? हो सकता है राघव को ढूंढने निकली हो। ये राघव बिना जाने बिना बताए कहाँ चला गया? माँ जी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उनसे हम नानी का इलाज करवा लेते हैं, मना मत कीजिएगा प्लीज। रात के 3 बजे श्रुति गौरव के साथ एटीएम जाकर पैसे निकालती है और हॉस्पिटल की फीस भरती है। सुबह होती है, शांति देवी ठीक होकर घर लौटती हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन में राघव नशे की हालत में जमीन पर पड़ा होता है। इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे बेटे को जमीन पर क्यों सुलाया है? ओ जी, आपका बेटा नाड़ी में शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था, वहाँ से उठा कर लाए हैं हम इसे, ले जाइए इसे यहाँ से। शारदा राघव को घर लेकर आती है। दोपहर में राघव को होश आता है। राघव की आंखों में नीचे काले घेरे बन चुके होते हैं। राघव, सच सच बता, तुझे नशे की ये गंदी आदत कब से लग गई? और घर के पैसे और बहू कहाँ है? नाम मत लो उस चुड़ैल का माँ, उसी ने मेरी ये हालत की है। धीरे धीरे मुझे नशे का आदी बना दिया और तुम्हारे लॉकर से सारे पैसे लेकर हमें कंगाल करके भाग गई। नहीं, मेरी पसंद की बहू ऐसा नहीं कर सकती। शारदा, तेरा बेटा सच कह रहा है, मैंने कल रात ही तेरी बहू की सच्चाई देखी है। हाँ, तेरी पसंद की बहू ने तेरे बेटे का नसीब फोड़ दिया है। माँ, आपकी पसंद की बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे सिगरेट पीना सिखाया और कहा कि ये फैशन है। अगर श्रुति भाभी मुझे नहीं रोकती तो मैं आपकी कसम भी तोड़ देता। तेज धूप में राहुल छत पर सिगरेट जला रहा होता है, तभी श्रुति आती है। राहुल, तुम सिगरेट पीते हो? भाभी, मम्मी को मत बताइएगा प्लीज। मैंने मम्मी की कसम खाई थी कि नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं। भाभी प्लीज मुझे सिगरेट पीने दो ना। देवर जी, अगर आज आपने सिगरेट पी तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। श्रुति राहुल को कमरे में लाती है, उसे मेडिटेशन करवाती है। माँ, मैंने आपकी कसम नहीं तोड़ी और मैंने 12th के एग्जाम अच्छे से दिए।
इसमें सिर्फ छोटी भाभी का ही हाथ है। माँ भैया आप परेशान मत होइए। हाँ, आपको पता है मेरी 1 लाख रुपए की नौकरी लगी है और अब ये सिर्फ श्रुति की मेहनत की वजह से हुआ है। गौरव घर की जिम्मेदारी संभालता है, वहीं श्रुति योग और मेडिटेशन की मदद से राघव को नशे की गिरफ्त से बाहर करती है। वहीं गौरव अच्छे पैसे कमाने लगता है और अपने पिता के घर को रेनोवेट कराता है। पूरा परिवार रामलाल के फोटो के सामने खड़ा होता है। अच्छा हुआ मेरी पसंद की बहू घर छोड़कर भाग गई, वरना उसने तो पूरी तरह ही हमारा नसीब फोड़ दिया था। अब मैं समझ गई हूँ, आज के बच्चे खुद फैसला लेने के लायक हैं। उन्हें उनकी पसंद से ही शादी करनी चाहिए, न कि एक मुलाकात में किसी को पसंद करके शादी करनी चाहिए। शारदा अपने तीनों बेटों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। वहीं शनाया अपने बॉयफ्रेंड गोविंद के साथ नशे की हालत में धुत पहाड़ पर गाड़ी चलाते हुए खाई में गिर जाती है।